नमस्कार। मैं अंकुल वाजपेयी आज आपके लिए लेके आया हूँ यूनियन बजट 2020-21। ये बजट 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह बजट आगामी वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बजट के द्वारा हम देश की आर्थिक नीति को समझ पाएंगे, जो कि हमारे लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में और साथ ही इंटरव्यू में काफ़ी लाभकारी रहेगा। मैं यूनियन बजट 2020-21 के इम्पॉर्टेंट फीचर आपको बताता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8630623653 पर हमसे संपर्क कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, हम पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। बजट में कहा गया है शुरुआत में 2014-19 के दौरान सरकार ने अभिशासन में आमूलचूल परिवर्तन किया और इस परिवर्तन की विशेषता दो फोकस रहे हैं। एक है बुनियादी ढांचे में सुधार और दूसरा है समावेशी विकास। यह हम देखेंगे 14 से 19 के दौरान सरकार ने गवर्नेंस अभिशासन में काफ़ी सुधार किया है, परिवर्तन किया है। और ये परिवर्तन दो कारणों से संभव हुआ है। एक तो बुनियादी ढांचे में सुधार के द्वारा और दूसरा समावेशी विकास के द्वारा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर संधारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, समावेशी विकास शब्द इस्तेमाल हुआ है। आगे हम देखेंगे, कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार मजबूत हैं और इनसे बृहद आर्थिक स्थिरता यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सुनिश्चित हुई है। और ये कहा गया है कि मुद्रास्फीति सुनियंत्रित हो गई है। आगे कह रहे हैं कि बैंकों के विगत दशक के संचयित ऋणों एक्यूमुलेटेड लोन से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। बैंकों को जो उनके विगत पिछले समय के विगत दशक के एक्यूमुलेटेड लोन्स थे, उनसे उन्हें पूरी तरह बैंकों को मुक्त कर दिया गया है। और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण किया जा रहा है, यानी कि अधिक से अधिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को औपचारिक बनाया जा रहा है। ये अर्थव्यवस्था का औपचारिक होना और अनौपचारिक होना ये एक क्लास का विषय है, इसे हम क्लास टॉपिक में देखेंगे। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि जीएसटी से ना तो राज्यों और ना ही केंद्र को अपनी संप्रभुता खो रहे हैं। ना राज्य और ना ही केंद्र जो है अपनी संप्रभुता जीएसटी से नहीं खो रहे हैं, बल्कि इसके विपरीत अप्रत्यक्ष करों के संबंध में निर्णय लेने पर अपनी संप्रभुता को पूल कर रहे हैं। यानी कि ये एक तत्व रहा है हमारे संविधान के संदर्भ में कि जब केंद्र को अधिक अधिकार मिल जाते हैं तो ये कहा जाता है कि हमारा जो संघीय ढांचा है उस पर असर पड़ेगा। लेकिन ये कहा गया है कि जीएसटी के द्वारा जो है हमारे संघीय ढांचे पर असर नहीं पड़ेगा और इससे राज्यों और केंद्र की संप्रभुता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी के लिए एक जीएसटी काउंसिल है और जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों को शामिल किया गया, सदस्यता दी गई है और निर्णय जो है वो सभी की राय लेकर किया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि जीएसटी ने देश को आर्थिक रूप से एकीकृत किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब जीएसटी लागू हुआ है कि जीएसटी से देश का आर्थिक एकीकरण हुआ है और अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण को बढ़ावा दिया गया है। और इस बढ़ावा इससे क्या हुआ है कि इससे जो लॉजिस्टिक है और परिवहन सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसमें दक्षता आई है। जीएसटी में चेक पोस्टों को हटाने के कारण ट्रकों के टर्न अराउंड समय में 20% तक गिरावट आई है और भयावह इंस्पेक्टर राज का भी अंत हुआ है। ये बात बजट में कही गई है। आगे कहा गया है कि जीएसटी से एमएसएमई को लाभ हुआ है। मीडियम स्मॉल मिनी एंटरप्राइजेस को लाभ हुआ है और इसमें लगभग प्रत्येक वस्तु पर प्रभावी कर मामलों में काफी कमी आई है। अनेक दर कटौती के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक लाभ उपभोक्ता को दिया गया है। टैक्स रेट कम हुआ है। जीएसटी में बहुत सारी जो कंज्यूमर गुड्स हैं उन्हें बहुत कम दर वाले कैटेगरी में रखा गया है, टैक्स रेट में रखा गया है। इससे उपभोक्ताओं को करीब 1 लाख करोड़ वार्षिक का लाभ मिला है, ये बात कही गई है। और इससे समग्र कर मामलों में 10% की कमी आई है। पूरी तरह जो कर मामले थे उनमें 10% की कमी आई है। आगे कह रहे हैं कि कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार अपने मासिक खर्च में लगभग 4% की बचत करता है। जीएसटी लगने का कारण जो भारतीय परिवार है उसमें जो है औसत रूप से जो है
4% की उन्हें मासिक खर्च में बचत हो रही है जीएसटी के कारण। आगे कहा है कि पिछले 2 वर्षों में 60 लाख से अधिक नए करदाता जो है जोड़े गए हैं जीएसटी में, और कुल लगभग 40 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए हैं और 800 करोड़ इनवॉइस अपलोड किए गए हैं और 105 करोड़ ई वे बिल दिए गए हैं। इसी प्रकार आगे कहा गया कि सरलीकृत नई रिटर्न सिस्टम, सरलीकृत नई विवरणी प्रणाली, सिंप्लीफाइड न्यू रिटर्न सिस्टम की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2020 से की जाएगी, ये बजट में कहा गया है। आगे बता रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के तहत बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में जैसे कि डीबीटी, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला, सौर विद्युत, वित्तीय समावेशन, पेंशन स्कीम, यूपीआई, ब्रॉडबैंड, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सबसे जो है जरूरतमंद नागरिकों को पहले से कई गुना मदद मिल रही है। बजट में ये बात कही गई है कि जो पहले कहा जाता था कि ऊपर से जो पैसा चलता है उसका बहुत ही छोटा हिस्सा जो है आम आदमी तक पहुंच पाता है, तो इसी बात को उल्लेखित किया गया है कि अब जो है ज्यादा पैसा, कई गुना पैसा जो है आम आदमी तक पहुंच रहा है। यह सभी उपलब्धियों के लिए उन्होंने कहा है कि यह सभी उपलब्धियां अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों के लिए बेंचमार्क हैं, ये बात कही गई बजट में। आगे कहा गया है कि 1950 के दशक में ग्रोथ रेट, वृद्धि दर 4% से थोड़ी ज्यादा थी। 1950 के दशक में वृद्धि दर जो है वो 4% से थोड़ी ज्यादा थी, जबकि 1980 और 90 के दशक में 6% से थोड़ी आगे थी। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 2014 से 19 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4% रही है। 7.4% की वृद्धि दर बताई गई है 2014 से 19 के दौरान, और साथ ही औसत मुद्रास्फीति जो है 4.5% के लगभग 5% के लगभग रही है। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछली सहस्राब्दी मिलेनियम के अंतिम 2 दशक में मुद्रास्फीति 9% के लगभग थी और 2009 से 2014 के दौरान यह 10.5% के दायरे में थी मुद्रास्फीति। और आप पता, अभी जैसा कि मैंने कहा है कि 2014 से 19 के दौरान जो है 4.5 के लगभग रही मुद्रास्फीति। इसी प्रकार कह रहे हैं कि इसी प्रकार 2006 से 16 के दौरान, 2006 से 2006 से 2016, इन 10 सालों के पीरियड में भारत में 271 मिलियन यानी कि 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सरकार समर्थ हुई है। सरकार ने इन 10 सालों में 2006 से 16 के दौरान में 271 मिलियन यानी कि 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। आगे कहा गया है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये साफ साफ एक स्टेटमेंट जो है बजट में दिया गया कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का एफडीआई 2009 से 14 के दौरान 190 बिलियन यूएसडी रहा, अमेरिकी डॉलर रहा। 190 बिलियन 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो कि 2014 से 19 के दौरान बढ़कर 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का ऋण, जो कि अर्थव्यवस्था के अनिष्ट का कारण रहा, ये स्टेटमेंट, ये लाइन इस्तेमाल की गई है बजट में कि केंद्र सरकार का ऋण जो कि अर्थव्यवस्था के अनिष्ट का कारण रहा, अनिष्ट, वह मार्च 2014 के 52.2% जीडीपी के संदर्भ में 52.2% जो कि मार्च 2014 में था, उससे घटकर मार्च 2019 में 48.7% आ गया है। यानी कि जो ऋण है वो केंद्र सरकार का कम हुआ है। आगे कहा है कि यह बजट 2 अत्याधुनिक विकास की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है। देयर आर 2 क्रॉस कटिंग्स फॉर डेवलपमेंट। 2 पॉइंट है जिनकी पृष्ठभूमि में यह बजट तैयार किया गया है। एक है प्रौद्योगिकी का प्रचुर प्रसरण, एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसमें शामिल है एनालिटिकल टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरा है भारत में 15 से 65 वर्ष की उत्पादक जनसंख्या का सर्वाधिक होना। 15 से 65 वर्ष की जनसंख्या का सर्वाधिक होना, ये 2 पृष्ठभूमियां हैं जिनमें ये बजट तैयार किया गया। यानी कि आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में हमें इन्हीं 2 का इस्तेमाल देश के विकास में सर्वाधिक करना है। एक स्टेटमेंट दिया गया है बजट में कि यदि विश्व भर में वैश्वीकरण में कमी आ रही है, तो उसी तरह मौद्रिक नीति की प्रभावोत्पादकता पर भी वाद विवाद हो रहा है। यानी कि जो चाइना और यूएस ट्रेड वॉर है, तो इसी संदर्भ में इसे देख सकते हैं कि वैश्वीकरण में अगर कमी आ रही है तो जो मौद्रिक नीतियां हैं, फिस्कल पॉलिसी है,
उनका जो प्रभाव है उसमें भी, उस पर भी वाद विवाद हो रहा है। आगे कहा गया कि यह बजट 3 महत्वपूर्ण विषयों के इर्द गिर्द बना है। 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके इर्द गिर्द इस बजट को बनाया गया है। और ये 3 विषय कौन से, 3 पॉइंट कौन से हैं? एक है एस्पिरेशनल इंडिया यानी कि महत्वाकांक्षी भारत, दूसरा है सबके लिए आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, और तीसरा है संरक्षणशील समाज केयरिंग सोसाइटी का निर्माण। ये 3 पॉइंट है। इन्हीं 3 पॉइंट को बजट में एलोबरेट किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। एस्पिरेशनल इंडिया में कहा गया है, महत्वाकांक्षी भारत में कहा गया है कि इसमें समाज के सभी वर्ग जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर नौकरी की सुलभता से बेहतर जीवन चाहते हैं। सबके लिए आर्थिक विकास में कहा गया है कि यह सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास सिद्धांत पर आधारित है। इसमें निजी क्षेत्र के लिए अधिक स्थान होगा, जिससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर अधिक उत्पादकता और बेहतर क्षमता सुनिश्चित करेंगे। संरक्षणशील समाज यानी केयरिंग सोसाइटी का निर्माण करना, जिसमें कि मानवता हो, दयालुता हो, ठीक है ना। और ये कहा गया है अंत्योदय विश्वास का प्रतीक है, ये बात कही गई है। इसी संदर्भ में देखेंगे हम डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में, यानी कि जो अभी ऊपर कहा था कि 2 विकास की पृष्ठभूमियां हैं, क्रॉस कटिंग, जिसमें कि एक प्रौद्योगिकी का प्रसरण है, तो उसी में डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में कहा गया है कि डिजिटल गवर्नेंस के जरिए जो है सेवाओं की आसान डिलीवरी जो है करनी है। और इस संदर्भ में कहा गया है कि एक राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है, NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसके जरिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार लाना है। आपदा समुत्थान शक्ति के जरिए जोखिम न्यूनीकरण करना है, रिस्क मिटिगेशन करना है। पेंशन और बीमा प्रवेश के जरिए सामाजिक सुरक्षा लानी है। और इसमें आगे कहा गया है कि उपरोक्त में से प्रत्येक पहल और उनके घटक अंतरराष्ट्रीय मानक के लिए बेंचमार्क होंगे और इनके लिए जो सूचकांक होंगे उनके लिए आगे घोषणा की जाएगी। आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई कि यह बजट प्रत्येक नागरिक के जीवन को सहज बनाने को समर्पित है, जिसके लिए पूर्व में 3 आधार बिंदु बताए गए हैं। तो 3 आधार बिंदु वही बताए गए जो अभी मैंने बताए थे कि एक है एस्पिरेशनल इंडिया, दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, तीसरा है केयरिंग सोसाइटी। ये 3 आधार बिंदु बताए गए हैं और इन 3 आधार बिंदुओं को सफल बनाने के लिए 2 साधन है, 2 उपाय बताए गए हैं। एक है भ्रष्टाचार मुक्त नीति से संचालित अच्छा अभिशासन यानी कि गुड गवर्नेंस, जिसमें कि करप्शन ना हो, और दूसरा है स्वच्छ और मजबूत वित्तीय सेक्टर। देखिएगा आगे कहा गया है कि अन्नदाता ऊर्जा दाता भी हो सकता है। ये बात जुलाई 2019 के बजट में कही गई थी कि अन्नदाता ऊर्जा दाता भी हो सकता है। इसी को यहां एक्सप्लेन किया गया है और इसे हम इस संदर्भ में देखेंगे कि बजट में कही गई है। एक योजना है PM कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम, KUSUM कुसुम। इस योजना में सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सेट लगाए जाते हैं, तो ये लगाए जा रहे हैं, किसानों को दिए जा रहे हैं। और ये इसमें कहा गया कि आगे स्टैंड अलोन सौर पंप लगाने के लिए 20 लाख किसानों तक PM कुसुम का विस्तार किया जाएगा। और इस योजना के तहत PM कुसुम के तहत 2022 तक 25,750 मेगावाट सौर ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी। इस PM कुसुम के 3 कंपोनेंट हैं, ये 3 कंपोनेंट है, इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे कहा गया कि इसी योजना के तहत 15 लाख अन्य किसानों के ग्रिड कनेक्टेड पंप सेट सौर ऊर्जा आधारित बनाए जाएंगे। और ये जो सब है इनके लिए किसान जो है खाली बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा निर्माण कर सकेगा और इसे ग्रिड में बेच सकेगा। तो इस तरह जो है किसान जो है, जो अन्नदाता है, वो ऊर्जा दाता भी बन जाएगा। छोड़ो, कट करो यार। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हम जो 3 पॉइंट बजट में बताए गए हैं उसमें से पहला देखते हैं, महत्वाकांक्षी भारत, एस्पिरेशनल इंडिया। इसमें 3 आयाम रखे गए हैं, 3 पहलू रखे गए हैं। एक है कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास, ये पूरा एक है। दूसरा है वेलनेस, वाटर एंड सैनिटेशन, और तीसरा है शिक्षा एवं कौशल। यानी कि एक है कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, दूसरा है आरोग्य, जल और स्वच्छता, और तीसरा है शिक्षा और कौशल यानी एजुकेशन और स्किल। इसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास। इसमें कहा गया है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। ये तो काफी पुराना
टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। और इसमें आगे कहा गया कि पिछले 5 वर्षों में 1.65 करोड़ किसानों ने ई नेम पोर्टल पर पंजीकरण कराकर बाजार कनेक्टिविटी का लाभ प्राप्त किया है। यानी पिछले 5 सालों में ई नेम जो पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसमें 1.65 करोड़ किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और दूसरा है कि किसानों को कुसुम योजना द्वारा ऊर्जा प्रभुसत्ता मिलेगी, ये बात बजट में कही गई है। ये पीएम कुसुम जो है नाम से एक योजना है, ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जा रही है। इसका जो फुल फॉर्म है पीएम कुसुम, KUSUM। कुसुम का संदर्भ है कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। आगे है कि परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के द्वारा किसानों को इनपुट प्रभुसत्ता मिली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा 6.11 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। कृषि सिंचाई योजना द्वारा दालों की फसल और सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री किसान योजना के द्वारा प्रत्येक वर्ष किसानों को सीधे आय प्रदान की जाती है। ये जो है कृषि सिंचाई ग्रामीण विकास के पॉइंट में कहा गया। इसी में आगे और भी प्रमुख बिंदु हैं। आगे कहा गया कि कृषि को कॉम्पिटिटिव बनाना है, प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। कृषि बाजारों को उदार बनाना है। कृषि और पशुधन बाजारों की गड़बड़ियों को हटाना है। कृषि उत्पाद, औजार, कृषि सेवाओं में प्रचुर निवेश की आवश्यकता है। पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन में अधिक सहायता दिया जाना है। आगे कहा गया कि किसान भंडारण, वित्त पोषण, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को शामिल करते हुए एक समग्र समाधान चाहते हैं। यानी इस क्षेत्र में भी काफी काम करना है जिससे किसानों को लाभ हो। कृषि में धारणीय फसल पैटर्न अपनाना है। प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग करना है। ये सरकार की योजना है जिससे कि कृषि का विकास हो, और यह सब राज्यों के सहयोग प्राप्त करके किया जा सकता है। ये बात कही गई बजट में। आगे इस कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास के जो पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि कृषि विकास के लिए 16 बिंदु जो है ग्रामीण विकास और कृषि विकास के लिए रखे गए हैं। 16 बिंदु। इन 16 बिंदुओं को हम देखेंगे। इसमें कहा गया है कि पहला पॉइंट है कि उन राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा जारी आदर्श कानूनों को क्रियान्वित करते हैं। और ये जो आदर्श कानून है, इनमें 3 कानूनों का उल्लेख किया गया है। मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम 2016, मॉडल कृषि उत्पाद पशुधन विपणन संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2017, मॉडल कृषि उत्पाद तथा पशुधन संविदा कृषि और सेवाएं संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2018। ये 3 बताए गए हैं। और आगे कहा गया कि पानी की कमी वाले 100 जिले, जिन 100 ऐसे जिले हैं जहां पानी की कमी है, वहां के लिए व्यापक उपाय, कंप्रेसिव मेजर्स किए जाएंगे जिससे कि वहां पर पानी की उपलब्धता बढ़े। ये आपका दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट है कि अन्नदाता ऊर्जा दाता भी हो सकता है। ये बात जो है जुलाई 19 के बजट में कही गई थी। और इसी संदर्भ में जो है हम पीएम कुसुम योजना को देखेंगे जिसमें कि सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सेट किसानों को दिए जा रहे हैं। और आगे कहा गया कि इसमें जो है आगे स्टैंड अलोन सौर पंप लगाने के लिए 20 लाख किसानों तक पीएम कुसुम योजना का विस्तार किया जा रहा है। इस पीएम कुसुम योजना के तहत जो है 2022 तक 25,750 मेगावाट सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करनी है। और इस योजना के 3 कंपोनेंट बताए गए हैं। इसके अलावा 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप सेट और सौर ऊर्जा आधारित बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ किसानों की खाली बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा निर्माण और उसे ग्रिड को बेचने की योजना बनेगी, जिससे कि किसान जो है अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी बन जाएगा। चौथे पॉइंट में कहा गया है कि सभी प्रकार के उर्वरकों का संतुलित प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि पारंपरिक जैविक उर्वरक, अन्य नवाचारी उर्वरक और रासायनिक उर्वरक। 5वें पॉइंट में कहा गया है कि भारत के पास 162 मिलियन मीट्रिक टन की कृषि भंडारण शीतगृह माल ढुलाई वाहन की क्षमता है। और इसे जो है नाबार्ड इन्हें जियो टैग करेगा और इसकी मैपिंग करेगा। वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA के मापदंडों पर सरकार माल गोदाम का निर्माण करेगी। जो राज्य भूमि उपलब्ध कराएंगे वहां पर PPP आधार पर ब्लॉक और तालुका स्तर पर माल गोदाम बनाने के लिए वित्त पोषण किया जाएगा। और इसी प्रकार FCI और CWC भी अपनी भूमि पर ऐसे भंडारण बनाएंगे। 6वें पॉइंट में कहा गया है कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के द्वारा ग्राम भंडार योजना चलेगी। इससे किसानों को अच्छी धारिता क्षमता उपलब्ध हो जाएगी और उनकी जो संभरण लागत है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी। और इससे महिला SHG, महिलाओं द्वारा संचालित जो स्वयं सहायता समूह है, वो अपने स्थिति को और बेहतर कर पाएंगे। और उनका जो धान्य लक्ष्मी का एक ओहदा जो है
वो पुनः जो है हासिल कर पाएंगी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं। 7वें पॉइंट में कहा गया है कि जल्दी खराब होने वाले सामानों के लिए एक अबाधित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला, अबाधित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पर किसान रेल चलेगी। इसमें एक्सप्रेस और माल गाड़ियों में रेफ्रिजरेटेड कोच जोड़े जाएंगे। 8वें पॉइंट में कहा गया कि नागर विमानन मंत्रालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा। इसमें विशेष तौर से पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र हैं और जनजातीय जिले हैं, यहां पर मूल्य प्राप्ति में सुधार होगा इन क्षेत्रों को। 9वें पॉइंट में कहा गया कि वर्तमान में बागवानी क्षेत्र में 311 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। इसने खाद्यान्नों को भी छोड़ दिया है, यानी खाद्यान्नों से ज्यादा उत्पादन जो है बागवानी क्षेत्र में हुआ है। और कह रहे हैं कि जो राज्य क्लस्टर आधारित एक उत्पाद एक जिला पर फोकस करेंगे उन्हें केंद्र सरकार सहयोग करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक उत्पाद एक जिला योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में थी। 10वें पॉइंट में कहा गया कि वर्षा सिंचित क्षेत्रों में रेनफेड एरियाज में एकीकृत कृषि प्रणाली का विस्तार होगा। गैर फसल सीजन में बहुस्तरीय पैदावार कृषि की जाएगी। मधुमक्खी पालन, सौर पंप, सौर ऊर्जा निर्माण किया जाएगा। इसमें जीरो बजट प्राकृतिक कृषि को भी शामिल किया जाएगा। यह भी जुलाई 19 के बजट में कही गई थी बात। आगे कहा गया कि जैविक खेती पर जो पोर्टल है वहां पे ऑनलाइन नेशनल जैविक उत्पादन बाजार को भी मजबूत किया जाएगा। 11वें पॉइंट में कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, जैसे कि ENWR कहा गया है, पर किया जाने वाला वित्त पोषण 6000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और इसे जो है ई-नेम से जोड़ा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा जाएगा। 12वें पॉइंट में कहा गया है NBFC एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कृषि ऋण क्षेत्र में सक्रिय है। नाबार्ड की पुनः वित्त पोषण स्कीम का विस्तार होगा। इस संदर्भ में जो है नाबार्ड की पुनः वित्त पोषण स्कीम का विस्तार होगा और 2020-21 के लिए कृषिगत ऋण का लक्ष्य जो है 15 लाख करोड़ रखा गया है, करोड़ रुपए रखा गया है। पीएम किसान के सभी पात्र लाभार्थियों को KCC से जोड़ा जाएगा। 13वें पॉइंट में कहा गया है सरकार 2025 तक पशुओं के खुरपका एवं मुंह पका बीमारी, फुट एंड माउथ डिसीज जो है ब्रुसिलोसिस, और भेड़ बकरियों की जो बीमारी है PPR, पेस्ट डैश पैटीज रूमिनेंट्स, को खत्म करेगी। इसके लिए जो समय सीमा रखी गई 2025 रखी गई है। आगे कह रहे हैं कि कृत्रिम गर्भाधान कवरेज जो वर्तमान में 30% है, इसे बढ़ाकर 70% किया जाएगा कृत्रिम गर्भाधान को। मनरेगा के द्वारा चारागाहों का विकास किया जाएगा। 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता को, मिल्क प्रोसेसिंग जो कैपेसिटी है उसे 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से दोगुना करके 108 मिलियन मीट्रिक टन किया जाएगा। 14वें पॉइंट में कहा गया कि समुद्री मत्स्य संसाधन के विकास और संरक्षण के लिए एक फ्रेमवर्क बनेगा जिससे कि ब्लू इकोनॉमी मजबूत होगी। 15वें पॉइंट में कहा गया कि 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन को बढ़ाकर 200 लाख टन किया जाएगा। शैवाल उत्पादन, समुद्री खरपतवार का उत्पादन और केज कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी में आगे कहा गया कि 3477 सागर मित्रों तथा 500 मत्स्य पालक उत्पादक संगठनों द्वारा युवाओं को फिशरी एक्सटेंशन में शामिल किया जाएगा और 2024-25 तक फिशरी निर्यात बढ़कर 1 लाख करोड़ हो जाएगा। 16वें पॉइंट में कहा गया कि गरीबी निवारण के लिए, गरीबी उपशमन के लिए एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी में दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 58 लाख स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं और स्वयं सहायता समूहों का विस्तार किया जाएगा। तो ये जो कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए जो 16 बिंदुओं पे काम करना था, उसके लिए सरकार ने जो आवंटन किया है वो 2.83 लाख करोड़ रुपए किया गया। 2020-21 के बजट में 2.83 लाख करोड़ रुपए का आवंटन इन 16 बिंदुओं के लिए, मतलब कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए किया गया है। लेकिन इस पूरा जो कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास जो टॉपिक है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है कृषि, सिंचाई एवं संबद्ध क्रियाकलाप, इसके लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। और दूसरा है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, इसके लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन 2020-21 के बजट में किया गया है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 8630623653 पर। थैंक यू।